Viksit Bharat 2047, National Master Plan for Rail and Logistics. Ladies and gentlemen, taking this conversation further, joining us on stage is a personality who currently serves as the National Program Director for the Ease of Doing Business and is the Country Director India and UAE at Advanced Services for Social and Administrative Reforms. He also holds an additional charge as Project Director for National Highways for Electric Vehicles, recognized as a technocrat turned policy entrepreneur. He has pioneered innovations like the hybrid annuity model and the annuity hybrid e-mobility for the electric mobility infrastructure, working closely with stakeholders to convert national highways into e-highways under the EODB program. His work is supported by Niti Aayog, the Ministry of Science and Technology, and several cabinet ministers. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Shri Abhijit Sinha, National Program Director, Ease of Doing Business. The procedure to clap is super simple. ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, दोनों palms को साथ मिलाएंगे तो ताली बज जाती है. काफ़ी simple process है. Thank you. राम राम, नमस्कार. मुझे शाम तक हैदराबाद पहुंचने का दिक्कत दिया गया है, तो मैं काफ़ी कम समय लूँगा. आप सबका स्वागत करता हूँ. मेरा विषय काफ़ी यूनिक है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इस विषय के बारे में ज़्यादा जानने के लिए एक्साइटेड होंगे. इससे पहले कि आज के कॉन्टेक्स्ट में हम जिस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक करीब 2500 साल पहले, आज से करीब 2400 साल पहले, 312 से 297 BC के आसपास दो पंक्तियां हमारे आचार्य चाणक्य ने कही थी. उससे मैं शुरुआत करना चाहता हूं. वो हैं, सुखस्य मूलम धर्मम, धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम राज्यम, राजस्य मूलम इंद्रियोजय. शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता चले तो सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है और राज्य का मूल इंद्रियों के ऊपर विजय है. गोइंग फॉरवर्ड इन माय कॉन्वर्सेशन आप कॉन्टेक्स्ट कर पाएंगे कि इंद्रियों के ऊपर विजय का क्या मतलब आज वैश्विक पटल पर होता है, क्योंकि आज जिसके हाथ बम लग रहा है वो किसी न किसी के ऊपर फेंक दे रहा है. सो कब किस वक्त आपको अपने संयम और आपको अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए और इसका कितना ज़रूरी संयम है विकसित होने के लिए, ये कॉन्टेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड आप मेरे साथ सुन पाएंगे. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये क्लियर कर दूं कि मैं जिस विकसित भारत की बात आज करने वाला हूं वो कॉपी पेस्ट इंडिया नहीं है. जिस इंडेक्स को, जिस हिरार्की को आप पिछले 70 साल से गीता मानते आए हैं, ये वो विकसित भारत नहीं है. आप अमेरिका बनना चाहते हैं कि चाइना बनना चाहते हैं, किस देश से ट्रेन लाना चाहते हैं, किस देश से मेट्रो लाना चाहते हैं, किसकी कॉपी यहाँ ला के पेस्ट करना चाहते हैं, ये वो भारत नहीं है. और मुझे जहाँ तक लगता है, आज सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत को इजराइल हो जाना चाहिए, भारत को ये हो जाना चाहिए, भारत को वो हो जाना चाहिए, ये पावर अक्वायर कर लेना चाहिए. इनमें से किसी भी देश के जैसा भारत नहीं होना चाहता है. आपका 12,000 सालों का इतिहास है और इस इतिहास के बाद पिछले 70 सालों में भारत इंडिया बना है. डेमोक्रेटिकली, पॉलिटिकली एक नेशन जो कि विश्व स्तर पर अपना नाम, अपनी क्षमता और अपनी प्रतिभा को बताता है. इस विकसित भारत के इंटेंट, कंटेंट और एक्सटेंट को सबसे पहले आपको जानना जरूरी है. इंटेंट उसे कहते हैं जिस पर आप ये बिलीव करते हैं या मानते हैं कि आपको बनना क्या है. सो मैंने पहले ही बता दिया, हमें अमेरिका नहीं बनना, चाइना नहीं बनना, जापान नहीं बनना, कोई ऐसी कंट्री जिसके ऊपर बहुत टेक्निकल एडवांसमेंट है लेकिन उसके फैमिली एंड सोशल वैल्यूज़ नहीं है,
कोई ऐसा देश जिसमें बहुत सारी चीज़ें तो हम चाहते हैं कि लेना, उनके जैसा बनना, लेकिन उनमें संयम नहीं है, वो भी भारत नहीं बनना चाहता। सो इंटेंट ये पहला पड़ाव है जिसको आप सब मेरे साथ समझेंगे। और चूंकि ये नेशनल मास्टर प्लान है, सो आप देश के उन कुछ चुनिंदा लीडरशिप के विजन्स को भी मेरे साथ शेयर कर पाएंगे। कंटेंट दूसरा हिस्सा है। आप क्या कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं इस डेवलपमेंट के लिए, क्या आपका पाथवे है। जब आप विकसित भारत की बात करते हैं तो कोई आपको मिलेगा वो कहेगा 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी 2047 तक, कोई मिलेगा वो कहेगा 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। सो क्या आप राइट कंटेंट राइट माइलस्टोन्स के साथ क्रिएट कर रहे हैं? क्या आप रिवर्स कैलकुलेशन में 2030 के इमीडिएट टारगेट्स बना चुके हैं? ये वो कंटेंट है जो इस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत सरकार के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर करीब 20 माइक्रो इकोनॉमिक सेक्टर्स के लिए बना रहा है। उनमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, टेक्निकल एडवांसमेंट, इसमें से कई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको पूरा करने के लिए, जिसको बनाने के लिए आपको करीब 15 साल का समय लगता है। सेमीकंडक्टर उसमें से एक है, हाइड्रोजन उसमें से एक है, इलेक्ट्रिक उसमें से एक है। रेलवेज में भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको एक सरकार एक टर्म में पूरा नहीं कर पाएगी। सो वो हिस्सा हम कंटेंट कहते हैं। तीसरा हिस्सा है एक्सटेंट। इंटेंट, कंटेंट के बाद एक्सटेंट। एक्सटेंट में मैं आपको 3 बातें बताऊंगा। मेरे पिछली पीढ़ी का भारत, उसके ग्रोथ, उसके एम्बिशंस, मेरे आगे मेरी पीढ़ी का भारत जिसमें हम लोग जी रहे हैं, हम सब वो कंटेंट बना रहे हैं, और मेरे बाद की पीढ़ी का भारत, मेरी नेक्स्ट जनरेशन का भारत। ये उस एक्सटेंट को तय करता है कि आपका विकास कहाँ होगा। क्या आप 30 ट्रिलियन डॉलर पर रुकेंगे, 35 ट्रिलियन डॉलर पर जाएंगे, या 52 ट्रिलियन डॉलर का जो मास्टर इकोनॉमिक्स है उसको अचीव कर पाएंगे। सो आप सबके साथ अगले 5 मिनट में मैं ये शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले 2013 से 2023 के बीच के भारत का फर्क बता देता हूँ। 2013 एक ऐसा समय था जब दुनिया कह रही थी कि आप फर्जाइल 5 इकोनॉमी है, आप एक ऐसी जर्जर फर्जाइल इकोनॉमी बन गए हैं, एक ऐसे टर्मिनल डिक्लाइन के रास्ते पे जा रहे हैं इकोनॉमिकली। इतना करप्शन है, 2G, 3G, 4G से लेकर पता नहीं जीजा जी तक घोटाले निकल रहे थे, और उन सब घोटालों को इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पर ऐसे देखा जाता था कि भारत शायद अब दोबारा उठ नहीं पाएगा। 2013 का भारत था वो। 2013 के बाद 2023 में जब G20 हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुए, आपके विजन, आपके कंटेंट, आपके इंटेंट, आपके एक्सटेंट, आपके एस्पिरेशंस, आपके एम्बिशंस को पूरी दुनिया ने आपके पीछे, आपके प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर कहा कि अगर किससे होगा तो तुमसे ही होगा। ये कॉन्टेक्स्ट 10 सालों के अंदर 2013 से 2023 के बीच में कैसे डेवलप होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम आज आने वाली पीढ़ी के लिए क्या डेवलप कर रहे हैं, ये 10 सालों का सिर्फ न्यूमेरिक ग्रोथ पैटर्न नहीं है। ये 10 सालों में कल्चरली, थॉटफुली कैसे आपने सोचना बदला है, समझना बदला है, और काम करना बदला है। ब्राज़ील, रशिया, इटली, फ्रांस, यूके, इन 5 देशों को ढकेलकर पिछले साल भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। 2024 जो कि मोदी इकोनॉमिक्स का 3rd टर्म था, इस टर्म में एक चीज जो सबसे क्लियरली हमारे प्रधानमंत्री जी हमें बताते हैं कि अगर 3rd टर्म में भारत विकसित होगा तो ये 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इससे पहले जो मैंने बताया, ब्राजील, रशिया, इटली, फ्रांस और यूके को पीछे ढकेलकर, उसमें हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। और जिस वक्त 2024 से 2025 में आप पहुंचते हैं तो हम आज एक स्टेप चलकर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पीछे कर चुके। जर्मनी की क्या पोजीशन है ऑटोमोबाइल में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे में, लॉजिस्टिक्स में, ये आप सब जानते हैं। जर्मनी की पोजीशन को चैलेंज करने के लिए आप जो लोग मेरे साथ यहां बैठे हुए हैं, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, फ्रेट और रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे से जुड़े हुए लोग, उनकी कितनी अहम भूमिका है इस पैरामीटर को पार करने में, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन 195 देशों में आज सिर्फ चाइना और अमेरिका और जर्मनी के पीछे खड़ा है भारत।
इस भारत को किसी भी दिन, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने इटली, फ्रांस और यूके को किस दिन पीछे किया, आप में से याद है किसी को कौन सा डेट था जिस दिन हम इटली, फ्रांस और यूके से बड़ी इकोनॉमी बन गए? एनीबडी, एनीवन कैन रेज देयर हैंड एंड टेल मी द डेट और द मंथ और द ईयर? नहीं, किसी को याद नहीं होगा, क्योंकि ये अखबार में छप के आता है, जैसे कुछ दिन पहले जापान के बारे में अखबार में छप के आया था। इसी तरह अगले कुछ समय के बाद आपको जर्मनी के बारे में छप के आएगा। ये इंटेंट, ये कंटेंट और ये एक्सटेंट जो आप हम यहाँ साथ मिलकर बना रहे हैं, ये पहले से 2020 से 2030 के बीच में भारत को भारत का टेकेड बना चुका है। ये दुनिया का टेक एड है, ये डेकेड नहीं है, ये टेकेड है। और इस टेकेड को भारत की सेंचुरी बनाने के लिए जो फासला हमें तय करना है, वो आज का मेरा सब्जेक्ट है कि हम क्या करना चाहते हैं नेशनल मास्टर प्लान में इन लॉजिस्टिक्स एंड रेल। 2014 से 2019 का जो पीरियड था, इस पीरियड में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए। 2019 से 2024 का जो पीरियड था, इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंसेस किए गए। और 2024 से 2029 का जो पीरियड होगा, इसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। ये तीनों शब्द हमें हमारे प्रधानमंत्री जी देते हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र पर चलते हुए यदि आप पहले टर्म को देखें तो आपकी लैंड एक्विजिशन, फंडिंग, फाइनेंसिंग, प्रोटोटाइपिंग, सर्टिफिकेशन, आपके स्टैंडर्डाइजेशन, इन सब की जो आधारभूत व्यवस्थाएं थीं, इनके जो बेसिक नोडल एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडीज थीं, बेकार के कानून थे, फाइलें यहाँ से वहाँ ब्यूरोक्रेसी में भटकती रहती थीं, उन सब को पहले टर्म में सॉर्ट आउट किया गया। दैट इज रिफॉर्म। सेकेंड इज परफॉर्म। परफॉर्म में आपने वंदे भारत को देखा, बुलेट ट्रेन के बारे में डेवलपमेंट सुनी, इंप्रूवमेंट्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, डिजिटाइजेशन, ये सारे परफॉर्मेंस के रिफॉर्म के काम, परफॉर्म के काम दूसरे टर्म में हुए। इस टर्म में आप ज़्यादातर ट्रांसफॉर्मेशन की बात सुन रहे हैं, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन की बात जो आपने कभी सोचे नहीं थे, उसके बारे में कभी चर्चा भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हम मान के चलते थे कि इस लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भारत कर ही नहीं सकता, ये एस्पिरेशन और एम्बिशन में भी नहीं आना चाहिए। जैसे कि 100% डिजिटाइजेशन, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन, आई थिंक हम 100% रेल इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर चुके हैं। 2070 तक नेट जीरो डीकार्बोनाइजेशन, 100% कंप्लीट जियो स्पेशलाइजेशन, जियो फेंसिंग ऑफ हाईवेज एंड ट्रैक्स बोथ, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन ऑफ डिजिटाइजेशन, इंडस्ट्री 4.0। इसके साथ और भी बहुत सारे एम्बिशंस हैं जिनको इस टर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में शुरू किया जा चुका है। मेरे पहले प्रबुद्ध वक्ताओं ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, उसमें हम इंडिया के अंदर 30-35 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाते हैं, ये आपने सुना। मुझसे आप सुनेंगे कि हम इंडिया के बाहर कितने कॉरिडोर्स और हाईवे बनाते हैं, हम इंडिया के बाहर कितनी रेल लाइनें बिछा रहे हैं। और इंडिया के बाहर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट और सर्विस नहीं दे रहे हैं, हम इंडिया के बाहर पूरा का पूरा इकोसिस्टम आज एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें लोग भी हैं, टेक्नोलॉजीज भी हैं, हार्डवेयर्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं और प्रोडक्ट्स भी हैं। ये वो भारत है जो 2020 से 2030 के टेकेड की शुरुआत कर चुका है। और इस टेकेड की शुरुआत में आपकी डिफिकल्टीज हमारी डिफिकल्टीज है। मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नेशनल प्रोग्राम डायरेक्टर होने के साथ साथ नेशनल हाईवे ईवी का भी डायरेक्टर हूँ। मुझे दिशा के जैसे प्रोजेक्ट भी करने का मौका मिला और पिछले 10 सालों में मैंने जिन भी प्रोजेक्ट्स को किया उसमें कुछ 4-5 चीज़ें कॉमन थी जो आपकी रोज़मर्रा की तकलीफ है। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, फंडिंग इश्यूज, कमर्शियल इक्विवेलेंस ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और सर्टिफिकेशन। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या किया करते थे? ऐसा नहीं था कि 2014 से पहले भारत में कुछ काम ही नहीं होता था। हम इन सब को करने से पहले विदेशी कंसल्टेंट अपॉइंट कर दिया करते थे। बिग 4 आकर के आपको बताते थे आप प्रोक्योरमेंट कैसे करेंगे, फाइनेंसिंग कैसे करेंगे, आप स्टैंडर्ड्स कैसे डिसाइड करेंगे, राज्य अपने RFP कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट्स और जिला और राज्यों के स्तर पर नई टेक्नोलॉजीज भारत कैसे लेगा, ये अमेरिका से कंपनी आके आपको बताती थी। अब मैं शहर से इस बात को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, क्योंकि पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने भी इसको क्लियर कर दिया कि हम अब अपने बिग 4 बनाएंगे।
हम अब अपनी कंसल्टिंग एजेंसीज बनाएंगी जो भारत की हैं, भारत की मूल धारणा अवधारणा को समझती हैं और उसके हिसाब से हमारे कारोबारियों की लिमिटेशंस, इंक्लूसिविटी एंड उनके कंस्ट्रेंट के हिसाब से पॉलिसीज और आरएफपी फ्लोट किए जाएंगे। मैंने आपसे 3 पीढ़ी का जिक्र किया है, मेरे पिछली पीढ़ी का, मेरी पीढ़ी का जो कंटेंट बना रही है और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी जो एक्सटेंट डिसाइड करेगी। इसमें मैं एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उससे आप कॉन्टेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूं उसको समझ पाएंगे। कोई व्यक्ति स्विट्जरलैंड गया, कोई बेल्जियम या लग्जमबर्ग गया, 3 दिन रहा, उसको होटल में की कार्ड के साथ एक और कार्ड मिला कि ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक कार्ड है, 3 दिन के लिए आप हमारे मेहमान हैं, आप 3 दिनों तक कार, ट्रक, बस, ट्रेन, ट्राम, जो भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस कार्ड में एक रिचार्ज वैल्यू उसमें डाली गई है, ज़रूरत पड़ेगी तो आप और रिचार्ज कर सकते हैं। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ 10 साल पहले जब कोई देख के आता था भारत में, बताता था कि हमने देखा है, उसको करना है, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर क्या होता था कि ये है तो बहुत अच्छी, लेकिन यहाँ नहीं हो पाएगा। भारत इस वक्त उसके लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जो माथापच्ची करनी पड़ेगी 20 मंत्रालयों के साथ, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे, एक डिजिटल प्रोटोकॉल पे लाना पड़ेगा, ये भारत में इस वक्त संभव ही नहीं है। आज बड़े हर्ष के साथ मुझे ये बताते हुए आप खुशी हो रही है कि इसको बना चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से इसका जो इनॉग्रेशन था वो डिले किया गया। आगे आने वाले समय में मैं राज्य का नाम बता सकता हूँ, महाराष्ट्र में इसका पहला मॉडल आपको देखने को मिलेगा जिसमें आप एक ही कार्ड से हर तरह की लॉजिस्टिक इंक्लूडिंग ट्रेन, मेट्रो, बस और कार तीनों को इस्तेमाल कर पाएंगे। पीछे वाली पीढ़ी 1947 से 1965 का भारत, ज़्यादातर माने तो इकोनॉमिकली वो एग्रीकल्चरल भारत था। 1965 से 1985 इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी और 1985 से 2000 तक कंप्यूटर की इकोनॉमी बना। 2000 से 2022 तक डिजिटल और धीरे धीरे ग्लोबल इकोनॉमी बनने लगा। 2022 से 2047 तक वो 25 साल हैं जिसमें आप अपने 100 साल पूरे करेंगे। ये मेरे पीछे की पीढ़ी का भारत था। मेरी पीढ़ी का भारत अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे पहले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में 65 साल लगे। भारत को पहले 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में 65 साल लगे और दूसरा ट्रिलियन ऐड करने में 8 साल लगे, तीसरा ट्रिलियन ऐड करने में 5 साल लगे, चौथा ट्रिलियन ऐड करने में 3 साल लगे और 5वां ट्रिलियन हम करीब करीब 2 साल में ऐड कर लेंगे। और इस वक्त आपके पास कम से कम 4 राज्य ऐसे हैं जो हर साल 1 ट्रिलियन ऐड करना चाहते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आपका पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश। इन सब का इन्वेस्टमेंट समिट, इन सब के इन्वेस्टमेंट मशीनरीज को, इन्वेस्टमेंट मिशंस को आप देखें, वो सब अकेले आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की ताल ठोक रहे हैं। अगर मैं ये कहूं कि आपको 35 से 45, $55 ट्रिलियन का भारत बनना है तो आपको ऐसे और राज्य चाहिए और हर साल आप 1 ट्रिलियन ऐड कर पाएं, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये ओवर स्टेप नहीं होगा। लेकिन मेरे बाद का भारत, मेरे बाद की जनरेशन, यहाँ बहुत सारे युवा, कॉलेज के बच्चे और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के 25 से 35 वर्ष के बीच के लोग हैं जिनको मैं रेफर करना चाहता हूँ कि वो बता सकते हैं, वो समझा सकते हैं और वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे 2047 में या 52 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे। और इन दोनों में 2 सबसे बड़ी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं, जो 2 नेशनल एम्बिशंस हैं, उसमें से एक लॉजिस्टिक और दूसरा रेलवे। अगर आप अपना लॉजिस्टिक कॉस्ट, नेशनल लॉजिस्टिक कॉस्ट 14-15% से 9% पर नहीं ला पाते अगले कुछ समय में, कितनी उसमें एफर्ट्स लगेंगी, प्रयास लगेंगे, मुझे नहीं पता, आप सब उसको बेहतर जानते हैं। नहीं ला पाते हैं तो शायद हम वो सपना पूरा न कर पाए। और दूसरा, 30% के आसपास अगर आप अपना ऑयल इंपोर्ट बिल रिड्यूस नहीं कर पाते। ऑयल इंपोर्ट बिल का क्या होगा, आप हर दिन, कल परसों मैंने ईरान के बारे में सुना कि वो कोई ट्रेड ब्रैकेट है वो बंद करने वाले हैं जिससे पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी।
सो कब कौन सा देश किससे लड़ जाएगा, आज की जियोपॉलिटिकल स्थिति में कुछ भी निश्चित नहीं है। सो आप जितनी जल्दी डीकार्बोनाइज हो जाएं एज एन इकोनॉमी, उतना बढ़िया है। सो मैं जस्ट आपको एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं कि आप अगले करीब 22 सालों में, और उन 22 सालों में जाने से पहले मैं थोड़ा एक डिटोर लेना चाहता हूं कि जब 2020 से 22 के बीच में हम ग्लोबल इकोनॉमी बन रहे थे, उस वक्त आप सब लोगों ने 2014 के आसपास में एक ऐसा डिसीजन लिया जिससे दुनिया जिस इकोनॉमी को फर्जाइल 5 और तुमसे न हो पाएगा कह रही थी, उसी इकोनॉमी को आज एक नए युग की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। जैसे आप कहते हैं कभी एक्सेस हो जाता है तो फिर वो रिवर्स होता है, सृष्टि का भी यही नियम होता है। आप प्रलय के पास पहुंचते हैं तो सृष्टि आपको दोबारा मौका देती है। तब आप सब लोगों ने एक ऐसे व्यक्ति को गुजरात से उठाकर देश का प्रधानमंत्री बना दिया, जिन्होंने इस लास्ट के 22 से 47 के बीच में, जो 25 साल होंगे 100 साल होने से पहले, उसको न सिर्फ एक नई दिशा दी, बल्कि उसके ऊपर 2 स्टेप चलकर भी दिखाया। और ये जानना जरूरी है कि हम जब विकसित भारत की बात करते हैं, मैंने शुरू में कहा हमें चाइना नहीं होना है, हमें जापान नहीं होना है, अमेरिका नहीं होना है, हमें चीन, हमें जर्मनी भी नहीं होना है। हम भारत हैं और हम भारत ही रहना चाहते हैं। सो विकसित भारत का आपके जीवन में कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर रिफॉर्म हुआ है, परफॉर्म हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से बेनिफिट क्या मिलते हैं? सो 2 स्टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि सिर्फ इस अमृत काल का 2022 से 2047 तक का उन्होंने सपना नहीं दिखाया, उन्होंने 2 स्टेप करके दिखाए, जिसमें अगर इस साल की बजट को मैं कॉन्टेक्स्ट कोट करता हूं तो आप करीब करीब व्यक्तिगत तौर पर 12 लाख का इनकम प्राप्त करने वाले लोग टैक्स ब्रैकेट के फ्री हैं, और एक हाउस होल्ड पति पत्नी दोनों जो 12 लाख रुपए कमाते हैं, 25 लाख का एक हाउस होल्ड टैक्स ब्रैकेट के फ्री है, टैक्स ब्रैकेट के बाहर है। ये ब्रैकेट्स बढ़ते जाएंगे तब तक जब तक कि आप उस डिजायर्ड इकोनॉमी को, उस डिजायर्ड इनकम ग्रोथ को न मान लें। और आप कहेंगे कि विकसित भारत $35 ट्रिलियन, 4.8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 35 ट्रिलियन डॉलर बनने का सपना देख रही है। न उस वक्त तक ये सरकार रहेगी, न पार्टी रहेगी, न हमारे साथ वो लीडरशिप रहेगी। कितना रियलिस्टिक है? सो जस्ट टू गिव यू द लास्ट कॉन्टेस्ट बिफोर आई एंटर इनटू माय नेक्स्ट जनरेशन भारत इज, आपकी 2100 यूएस डॉलर की इकोनॉमी थी एक देश की, नाम भी मैं बाद में बता दूंगा, जिसने 25 साल के अंदर करीब 44,000 यूएस डॉलर की पर कैपिटा इनकम को अचीव किया। ये वो देश था जो हमारे साथ लगभग आज़ाद हुआ था, जापान। इसके ऊपर 2 बम गिरे थे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, द्वितीय विश्व युद्ध में। 5 साल इसे अपने पैर पर खड़ा होने में लगा, 1946-47 से लेकर 1970 तक। और 1970 से 1995 तक का जो सफ़र जापान ने तय किया है, इत्तेफाक से भारत आज उसी हिस्टोरिकल टाइम विंडो में खड़ा है। उस समय जापान की पर कैपिटा इनकम 2100 यूएस डॉलर थी, आपकी 22 to 2400 यूएस डॉलर, करेक्ट, पर पर्सन कैपिटा इनकम। उस समय जापान की इकोनॉमी 215 बिलियन यूएस डॉलर थी। कैन यू इमेजिन कि 25 सालों में 1970 से 1995 में जापान की इकोनॉमी क्या होगी? जापान की इकोनॉमी हुई 5.1 ट्रिलियन डॉलर। ये करीब करीब 25 फोल्ड ग्रोथ है। और जब आप इस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल को देखते हो कि हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, क्या हम कर सकते हैं? ये सवाल हम सबके बीच में उठता है। ये सवाल हम सबको उस अमृत काल में उस अमृत की तरह दिया जाता है कि यदि ये सरकार रहे न रहे, यूजुअली पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो 5 साल का होता है, लेकिन वो अमृत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमें देना चाहते हैं, हर सेक्टर को उसके एम्बिशंस याद दिलाना चाहते हैं, गिनाना चाहते हैं, उसके ग्रोथ रेट, उसकी स्किल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, उसके कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, टेक्निकल एडवांसमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या हम आज इंपोर्ट करते हैं जो हमें यहाँ बनाना शुरू करना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आपको कल किसकी सरकार चुननी होगी, कौन आपको उस ग्रोथ के साथ लेके जाएगा, या आप खुद इसका निश्चय कर सकते हैं। सो आखिरी पीढ़ी
इस वक्त मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, उस पीढ़ी की कैलकुलेशन जो हमारी नई पीढ़ी है उसको आपको ज़रूर जानना चाहिए। हम आज इस वक्त 4.18 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। कंजर्वेटिवली मैं 3.2 ट्रिलियन डॉलर को, जो कि हमारे माननीय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर किया था, 3.2 ट्रिलियन डॉलर को 6 साल में हमने पिछले 12 सालों का जो ग्रोथ, और ये मैं हाइपोथेटिकली प्रोजेक्टेड कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पिछले 12 साल की जो ग्रोथ रेट है उसके ऊपर आप 3.2 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएंगे 2032 तक। और अगर आप 2032 में 6.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होते हैं तो 2038 में होंगे 13 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2038 से 2044 में होंगे 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, और 2044 से 2050 में होंगे वाकई 52 ट्रिलियन डॉलर की, 52 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी। ये ग्रोथ रेट हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। इस जनरेशन को जो 2 मेजर एम्बिशंस पूरे करने हैं उसमें से एक है रेलिफिकेशन और दूसरा है डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन के 2 अलग अलग आयाम हैं। पहले आप अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को पूरा कीजिए, कम कीजिए, और दूसरा करीब करीब 30% ऑयल इंपोर्ट बिल को रिड्यूस कीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस नेशनल मास्टर प्लान ऑफ लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम गति शक्ति, रेल, रोड, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ देम दे आर बीइंग डिजाइन इन एन वे कि आप अगले 10 सालों के अंदर, 5 सालों के अंदर उन माइलस्टोन्स को पूरा कर सके। आप सब ने सुना होगा कि 10 ट्रिलियन डॉलर की ग्रीन इकोनॉमी चाहिए डीकार्बोनाइज करने के लिए पूरी हमारी इकोनॉमी को। 10 ट्रिलियन को आप अगर डिवाइड करते हैं 2030 में आपको 2 ट्रिलियन बनाने पड़ेंगे, और उस 2 ट्रिलियन का पहला माइलस्टोन हमसे आज सिर्फ 4 साल दूर है। सो अगले 4 साल में हम क्या करते हैं ये डिसाइड करेगा कि 2070 में हम 10 ट्रिलियन डॉलर की ग्रीन इकोनॉमी बना पाएंगे कि नहीं, और ग्रीन इकोनॉमी बनानी कितनी ज़रूरी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन झगड़े हो रहे हैं और हर दिन प्राइस बढ़ रही है। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट ऑडियंस। Thank you, Mr. Sinha. Could I please encourage you to kindly stay back on the stage to present a small token of appreciation on our behalf for your valuable time and the insights. I now request the CEO and MD at Urban Infra Group, Mrs. Mamta Shah, to kindly join us. Ladies and gentlemen, let's bring up a very enthusiastic cheer for Mr. Sinha. Thank you for taking out time from your busy schedule and gracing the occasion.
wonderful idea and very thoughtful and a great exhibition. I really congratulate not only for organizing this thing. यहाँ पे आने के बाद मतलब 2 दिन हमने स्पेंड किया और 2 दिन में हमें काफ़ी सारे अच्छे क्लाइंट्स मिले। इवन सम हमें रेलवे की भी कुछ ऑफिसर्स मिले। When we had installed our stall, we were getting all the supports, all the manpower, all the equipments and tools that we needed. It was really pleasant experience over here.